गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो हमारा ऐप पे है TSBC ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, उसे आप जब डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, साइन इन करेंगे एज ए स्टूडेंट, यू कैन गेट दैट ऐप एंड यू कैन लॉग इन। आफ्टर दैट यू कैन गो टू द ऑप्शन ऑफ कंटेंट, यू कैन फाइंड, आप पा सकते हैं हमारा जो कंटेंट है हिस्ट्री का, उसमें कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे। 1 से 2 लेक्चर उसमें बचे हैं, एक दिन में मैराथन क्लास से लेके कंप्लीट कर दूंगा। ये है हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं CBSE के 10th के, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से बोर्ड कहीं से देगा तो ये यहाँ से देगा, क्योंकि हमारे इंडिया का हिस्ट्री है और इंडिया का नेशनलिज्म है, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है इंडिया में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो आप चैप्टर फर्स्ट को आप तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं, बट चैप्टर सेकंड को आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे इसे आप काफ़ी शिद्दत से पढ़ें, सो दैट एटलीस्ट इंडिया के हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आए तो आप मिस न करें और बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप मेरा चैप्टर 1 देखे होंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ये नेशनलिज्म क्या होता है, यूरोप में ही क्यों उसका राइज होता है, और हम नेशनलिज्म की बातें ही क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे कौन कौन से रीज़न हैं, ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आप उसे नहीं देखें तो यूट्यूब पे आप ऐप पे जाएंगे तो मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3-4 पार्ट करके पढ़े हैं। यूट्यूब पे भी कुछ पार्ट्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। बट जब उसे आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा नेशनलिज्म क्यों ज़रूरी है, क्यों उस समय जो किंगशिप, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्कियल सिस्टम चल रही थी, राजशाही व्यवस्था चल रही थी, कैसे सारे उस अलग अलग लोग अलग अलग रीजन में, अलग अलग लैंग्वेज में बटे हुए थे, किसी का कोई यूनिक और कॉमन आइडेंटिफिकेशन नहीं था, कोई पहचान नहीं था। उस समय नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया यूरोप में और ये देखते ही देखते पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फैल गया और लोगों ने एक नया कंसेप्ट इसमें से उभर के आया, डेमोक्रेसी। और इंडिया भी से अछूता नहीं रहा, इंडिया में भी आया, काफ़ी लेट से आया बट आया, और इंडिया भी नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों के अंदर आया। अब जानते हैं लगभग 200 साल तक हम पे ब्रिटिश एम्पायर ने हम पे राज किया है, गवर्न किया है। उसके बाद हमें आज़ादी मिली है और काफ़ी लंबी आज़ादी की लड़ाई रही है। तो इसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वार से बेसिकली जो NCERT में दिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ से देखते हैं। हाँ, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है महात्मा गांधी के, वो देखेंगे एंड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लेक्चर पे बने रहेंगे, कंप्लीट देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए, चैप्टर सेकंड है हमारा ये, इसका सेकंड स्लाइड देखते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या, ये नेशनलिज्म होता क्या है, आखिर किस चिड़िया का नाम है नेशनलिज्म, इसका डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बैकग्राउंड देखेंगे, क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन कैसे एक मिल के चले थे, दोनों के बेसिक कंसेप्ट को, बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो अलग अलग ग्रुप के लोग उस मूवमेंट को कैसे ले रहे थे, उनका स्टैंड क्या क्या था, वो सारे स्टैंड देखेंगे। थर्ड है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1930 में स्टार्ट किया जाता है। वो क्यों स्टार्ट किया जाता है, उसके स्टार्ट करने के पर्पज़ क्या थे, वो भी देखेंगे। एंड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस, लोगों को एक हो जाने से, एक समूह में आ जाने से, एक कॉमन आइडेंटिटी पा जाने से, उनके बीच में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। डिटेल में आगे देखेंगे। ये हमारे देश का फ्लैग है, झंडा है, तिरंगा है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा भी है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई होंगी, वंदे मातरम, डेमोक्रेसी, कथक, डीप सेफ्रॉन कलर, हिंदी, लोटस, बहुत सारी चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। ये नेशनलिज्म की ये सिर्फ फीलिंग्स हैं जो एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह दिखाने की कोशिश किया गया है, इसे आप देख पा रहे होंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय, बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन, नेशनलिज्म क्या होता है
आप मेरा चैप्टर फर्स्ट का वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे। इसके बावजूद भी फिर मैं यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट उठाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। परिचय, नेशनलिज्म का परिचय। नेशनलिज्म इज अ लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन। राष्ट्रवाद क्या होता है? नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद। वो क्या होता है? राष्ट्रवाद किसी देश के लिए वफादारी और किसी देश के लिए जो त्याग की भावना होती है उसी को क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। बेसिक व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज अ लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन। एक देश के प्रति वफादारी और त्यागने की भावना, वही क्या कहलाता है? नेशनलिज्म कहलाता है। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड द स्टडी द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इस बुक में और इस चैप्टर में हम 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह देखेंगे और लास्ट में शॉर्टकट में थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट भी देख लेंगे। वी विल लर्न दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। और यहाँ देखने की कोशिश करेंगे जो महात्मा गांधी के द्वारा मूवमेंट स्टार्ट किए गए, अलग अलग ग्रुप के लोग उसमें अपने अपने कौन कौन से स्टैंड्स लेके आते हैं, उनका क्या क्या मानना होता है, कैसे इस मूवमेंट में गांधी जी के साथ बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे इस आंदोलन को, मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं और कैसे कभी कभी फेल हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे गांधी जी का स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी, बिटवीन द टू द नेशनलिस्ट एंड द इंपेरियलिस्ट देयर इज नो मीटिंग ग्राउंड। नेशनलिस्ट मतलब होता है राष्ट्रवाद, जो अपने देश के लिए काफ़ी प्रेम करता है, लॉयल होता है, डिवोशन की फीलिंग होती है। और इंपेरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद, मतलब अपने देश के लिए जो है तो है ही है, बट वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है और अपने देश की सीमा को और एक्सपांड करना चाहता है, दूसरे के टेरिटरी को हड़पना चाहता है और अपनी सीमा का एक्सपांसन करना चाहता है। वो होता है साम्राज्यवाद, यानी साम्राज्य एम्पायर को और इंक्रीज करना, कॉन्कर करके अपने में मर्ज करना। तो गांधी जी बोलते हैं ये दोनों कभी ग्राउंड पे मिल ही नहीं पाएंगे। जहाँ पे नेशनलिज्म आएंगी वहाँ पे सीधे उसका अपोजिट होगा इंपेरियलिज्म। तो दोनों कभी एक लैंड पे मीटिंग कर ही नहीं सकते हैं, दोनों का रूट डिफरेंट है। एक अर्थ है, एक लैंड है, एक स्काई है, दोनों के बीच इतना ह्यूज डिफरेंस है, जमीन और आसमान का अंतर है। गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था। बेसिकली मैं आपको अगर बेसिक में समझाऊं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 से लेके 1918 तक हुआ था। आप जानते भी होंगे, एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसका जो कंसेप्ट है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सारे इसमें डिटेल्स हम देखेंगे। जो भी चीज़ें हैं डिटेल से देखेंगे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये मेन कहिए तो नेशनलिज्म था ही, उसके साथ साथ इंपेरियलिज्म का कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। लोग एक्सट्रीम लेवल पे हो गए थे और अलग अलग अपने टेरिटरी का एक्सपांसन चाहते थे, उसे बढ़ाना चाहते थे, उसे जीतना चाहते थे। और ये जो थॉट उनका था, ये जो इनका आइडिया था, वो दूसरे के फ्रीडम, दूसरे के राइट्स को काफ़ी ज़्यादा वायलेट करने लगा। और उसी समय लोगों में लॉजिकल फीलिंग्स आने लगा, लोग रैशनल सोचने लगे, काफ़ी लॉजिकल सोचने लगे। एंड दैट्स वाई पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप और पूरे वर्ल्ड में, ऑल द एंटायर कॉन्टिनेंट में एक होड़ मच गई। कौन कितना कॉलोनी बनाता है, कौन कितने टेरिटरी को अपने कमांड में करता है और अधिक से अधिक विजय कौन से एरिया में अधिक से अधिक जीतता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी और उसी को लेके अलग अलग देशों में मतभेद हो गए, कन्फ्लिक्शन हो गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। बेसिकली समझाने के लिए मैं समझाया, बट यहाँ पे आपको समझा देता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ। देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन 1914, मालूम है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको मालूम ही होगा, समझाने की जरूरत नहीं है। 1914 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, आप जानते हैं भारत ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर लेड टू द इंक्रीज इन द टैक्सेस इन इंडिया। आप जानते हैं ब्रिटिश एम्पायर का एकमात्र टारगेट यही था, भारत से मैक्सिमम यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना अपने बेनिफिट के लिए, और भारत में कोई डेवलपमेंट का काम मत करना, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करना, और साथ साथ यहाँ के पैसे से डिफेंस पे खर्च करना, अधिक से अधिक आर्मी और मिलिट्री पे खर्च करना, ताकि आने वाले टाइम में मेरा जो पावर है ना, मेरा जो सिक्का है पूरे वर्ल्ड पे चले। इनकम टैक्सेस वाज इंट्रोड्यूस, नया नया कंसेप्ट उन्होंने लेकर आया अपने बेनिफिट के लिए, भारत का अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए नया नया कंसेप्ट लेकर आए, इनकम टैक्स जैसे लेकर आए। कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड, और उसी समय कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क वगैरह बढ़ाए गए, कस्टम
ड्यूटीज बढ़ाए गए हैं जो कि काफ़ी भयानक आगे जाके सिद्ध हुआ। क्रॉप्स फेल्ड इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, और 1914 के ही टाइम में भारत के बहुत से रीजन में क्रॉप फेल हो गए थे, सूखा पड़ गया था, मानसून वीक पड़ चुका था, फसल डिस्ट्रॉय हो चुके थे, क्रॉप्स के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के प्राइस काफ़ी हाइक कर गए थे, बढ़ गए थे, एंड दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, और इसी समय खाने की अकाल पड़ गई, स्टारवेशन के लोग शिकार हो रहे थे, भूखमरी के शिकार हो रहे थे। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बेसिक कंसेप्ट नहीं है ये, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ भारत में जो सर्कमस्टांसेस, भारत की कंडीशन उस समय कैसे थे 1914 के, उस समय ये बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, थ्रू आउट द वार ईयर्स इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 से लेकर 1919 लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब देखते हैं इसको और डिटेल में, बहुत सारे रीजन है, उसमें भी ये सब सारे रीजन कह सकते हैं आप। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इंक्रीज द डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918 लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। 1913 से लेकर 1918 तक लगभग 5 साल के अंतराल में लोगों की लाइफ इतनी टफ हो गई थी, लोग इतने कठिन समय से गुजर रहे थे, महंगाई अपने पीक पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे थी, लोगों का कोई राइट्स नहीं था, लोग के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन वाले पॉलिसी के साथ लोगों के साथ ट्रीट किया जा रहा था, खासकर इंडियंस को इंडियंस नहीं समझा जाता था, दे आर जस्ट लाइक अ डॉग, उन्हें एक कुत्ते की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड पीपल होप्ड दैट हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वॉज ओवर। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट होता है तो लोगों को लगता है जे अब भारत का समय अच्छा समय आएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटेन जीतेगा, और भारत वाले ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटेन जीतता है तो भारत को क्या करेगा, आज़ादी दे देगा, भारत फ्री हो जाएगा, और जितने गंदे गंदे वक्त और जितने खराब समय से हम लोग गुजर रहे हैं उससे हम लोग क्या, आज़ादी मिल जाएगी हमें, हम फ्री हो जाएंगे। बेसिक ये कंसेप्ट उनका यही था, बट ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने के बावजूद भी हमारे देश में कम से कम 25 से 26 साल तक उन्होंने हम पे राज किया, 27 से 28 साल तक हम पे शासन किया। ठीक है, एंड बट दैट डिड नॉट हैपन, बट ऐसा नहीं हुआ। ये दो जो स्लाइड में आपको बताया हूँ, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1914 में स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत भारत था, यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था कि भारत में टैक्स रेट बढ़ा दिया गया था, क्योंकि उनको अपने मिलिट्री पावर को, अपने आर्मी पावर को, डिफेंस पावर को मजबूत करना था, और उन्हें पैसा कहाँ से मिल रहा था, भारत को कॉलोनी बनाए थे, उनका उपनिवेश था भारत, और यहाँ से उनको पैसा मिल रहा था, और हमारे यहाँ टैक्स को और बढ़ाते जा रहे थे ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इनकम टैक्सेस वाज इंट्रोड्यूस, कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज, सब कुछ बढ़ाया गया। उसी समय क्रॉप फेल हो गया इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में, और दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, और फूड की भी दिक्कत हो गई। और इसी समय आप फर्स्ट वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गया, और इसी साथ लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी के रिक्वेस्ट पे, और लोगों को लगा भाई साहब अब हमको आज़ादी मिलेगी ना, जब इंग्लैंड जीतेगा तो हमको क्या करेगा, आज़ादी दे देगा। क्यों आज़ादी दे देगा, क्योंकि हमने उसको साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसको जिताने का काम किया है, बट ऐसा हुआ नहीं, ये ख्वाब ही बन के रह गए। लिखा है इंडिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 के टाइम तक भारत और प्रथम विश्व युद्ध। इंडिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार के लोग का, ये इंडिया के लोगों का फिगर है, क्रॉप फेलियर ऑफ फार्मर्स, किसान लोग का क्रॉप फेल हो गया, उसका यहाँ पे पीक है। और यहाँ पे इंडिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक का यहाँ पे कुछ इमेजेस है, पीक है, आप समझ सकते होंगे। यहाँ से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, आइडियाज ऑफ सत्याग्रह। अच्छा, आप जानते हैं महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया में आ जाते हैं, कंप्लीटली इंडिया में रहने के लिए आ जाते हैं, और इंडिया को आज़ाद करना और इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करना, गांधी जी ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में काफ़ी फेमस हो चुके थे, तो लोगों को उम्मीद थी महात्मा गांधी आएंगे, वो लीडर बनेंगे, लीड करेंगे और इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर से फ्री कराएंगे, आज़ादी मिलेगी। तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। बहरहाल गांधी जी उस उम्मीदों पे खरा उतरते भी हैं, और वो नया कंसेप्ट लेके सत्याग्रह का आते हैं। सत्याग्रह, सत्य पे टिके रहना, सत्य पे खड़े रहना, सत्य पे डटे रहना, चाहे उसके लिए हमें किसी भी चीज़ का सामना करना पड़े, चाहे हम पे लाठी ही क्यों ना बरसाया जाए, बट सत्याग्रह तो सत्याग्रह होता है। गांधी जी 1915 में आते हैं, और ऑलरेडी ये जितने भी इनके वेपन्स होते हैं, सत्य, अहिंसा, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में जो कंसेप्ट लेके आए थे, ऑलरेडी सारे के सारे ये प्रैक्टिकली साउथ अफ्रीका में यूज कर चुके थे। तो यहाँ पे देखते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के आइडिया को समझ लेते हैं। सत्याग्रह इज एन आइडिया, एक विचार है, आदर्श है, आइडिया है, बाय विच अ फाइट फॉर ट्रू कॉज और अगेंस्ट द इनजस्टिस।
ये एक ऐसा विचार है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, इज फॉट विदाउट एनी वायलेंस, बिना किसी हिंसा के। सत्याग्रह इज जस्ट अ व्हाट कॉज या फाइट फॉर अगेंस्ट द इनजस्टिस। ये एक लड़ाई है, सत्याग्रह की एक लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, बिना हिंसा किए, बिना रक्तपात बहाए, बिना मारपीट किए, बिना हिंसा किए, अहिंसा के सहारे अन्याय के खिलाफ लड़ाई होता है। एंड महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया 1915, इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज आए हैं। महात्मा गांधी इंडिया में कब आए? ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। आप बताएं, साउथ अफ्रीका में थे, वहीं पे इस कंसेप्ट को वहाँ पे प्रैक्टिकल किए थे, काफ़ी सक्सेसफुल उनका वहाँ पे सत्याग्रह रहा। ही ऑर्गेनाइज द सेवरल सत्याग्रहीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग भी बढ़ चढ़ के उनके साथ उनका सपोर्ट करते हैं। और फाइनली इजी चंपारण सत्याग्रह इन 1916, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 और आगे खेड़ा सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा कुछ सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। आप सारे के सारे जानते हैं सत्याग्रह। सबसे पहले महात्मा गांधी सत्याग्रह भारत में कहाँ पे? चंपारण में। चंपारण में 3 कट्ठिया प्रथा काफ़ी फेमस थी, 3/20, मतलब 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा आपको इंडिगो का क्रॉपिंग करना काफ़ी कंपलसरी था। तो इंडिगो की जो खेती थी काफ़ी लॉस में जा रही थी और वहाँ से फसल भी काफ़ी लोगों के डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तो कुछ लोगों ने, खासकर राजकुमार शुक्ल जी ने 1916 में INC के मीटिंग में गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, सर आप चंपारण आएँ और वहाँ के लोगों की कंडीशन को देखें। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद गांधी चंपारण जाते हैं 1917 में। यहाँ तो लिखा है, गलत लिखा होगा, 1917 में जाते हैं। किसी किसी किताब में 17 लिखा है, किसी किसी किताब में 16 लिखा है, बट एक आप एथेंटिक सोर्स कहेंगे तो 1917 होता है। तो गांधी जी 1917 में जाते हैं चंपारण जाते हैं और वहाँ पे जब वाकई में जब किसानों की कंडीशन से वाकिफ़ होते हैं, देखते हैं किसान बहुत वहाँ पे दुविधा में, बहुत सारे गंदे सरकमस्टांसेस से गुजर रहे होते हैं, हाई टैक्सेस दे रहे होते हैं, जिनकी खेती उन पर ज़बरदस्ती थोप दिया गया होता है, उनको इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो गांधी जी ने 1917 में पहली बार सत्याग्रह वहाँ पे स्टार्ट किया था और सक्सेसफुल हो गए थे। और जैसे सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद खेड़ा मिल 1918 में, खेड़ा मिल गुजरात का एक जिला खेड़ा, वहाँ से अहमदाबाद मिल में स्ट्राइक हो जाता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 की बात होती है, बाद में खेड़ा आएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा। अहमदाबाद मिल में स्ट्राइक हो जाता है, क्योंकि उस समय प्लेग फैला होता है 1918 के टाइम में, सारे मजदूर वर्कर्स भाग रहे होते हैं। तो गांधी जी कहते हैं, मिल मालिक बोलते हैं, आप लोग यहाँ से क्विट करके जाए मत, आप लोग यहाँ पे रुके, हमारे मिल में काम करें, आपको बोनस मिलेगा, जो सैलरी मिल रहा है उसके साथ बोनस भी मिलेगा। जैसे पेंडेमिक गया, प्लेग गया, लोगों ने सैलरी तो मांगा, सैलरी मिला, बट बोनस उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने गांधी जी को यहाँ पे इनवाइट किया, गांधी जी गए और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भूख हड़ताल किए और वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल रहे। फिर आता है खेड़ा, गुजरात के खेड़ा जिला में, वहाँ भी फसल डिस्ट्रॉय हो चुका था, बट अंग्रेज 1918 की ही बात है, अंग्रेज क्या कर रहे थे, टैक्स छोड़ नहीं रहे थे, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा था। तो लोगों ने गांधी जी को इनवाइट किया, खेड़ा में वहाँ भी सक्सेसफुल मूवमेंट रहा और गांधी जी इस प्रकार 3 बैक टू बैक 3 मूवमेंट सत्याग्रह चंपारण से स्टार्ट करते हैं, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा जाते हैं और वो सक्सेसफुली उसको लीड करते हैं और गांधी जी रातों रात पूरे भारत में फेमस हो जाते हैं और किसानों के वो मसीहा कहे जाते हैं। हर जगह गांधी जी को इन्वाइट किया जाता है। सत्याग्रह इंडिया में कुछ पिक्स हैं जो कि ओरिजिनल पिक्स हैं, चंपारण मूवमेंट के पिक्स हैं। सत्याग्रह डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड हेल्प, इट डिराइव्स ऑल इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, जो सत्याग्रह होता है वो कोई बाहरी फोर्स नहीं होता है, ना कोई बाहरी वो ताकत है। सत्याग्रह तो हमारे अंदर है, वही असल ताकत है, वही रियल मीनिंग होता है सत्याग्रह का, जो हमारे अंदर से आता है। ठीक है, अब आते हैं रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट देखते हैं, क्वेश्चन आएगा सत्याग्रह कब हुआ था, 1970 में चंपारण में, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसको आगे पीछे आप देख लेंगे, बुक में जाएंगे आप मिल जाए, क्वेश्चन कई बार बने हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन, गांधी जी इंडिया में कब आए थे, 1915 में, याद रखिएगा। अब आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, ये घटना है 1919 का, ये इंसिडेंट है 1919 का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है, समाप्त हो गया होता है, लोगों को उम्मीद होती है काफ़ी अच्छा लॉ आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजों को हेल्प किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको जिताने का मदद किया है, तो हो सकता है हमारे लिए कुछ नए लॉ पास होंगे जो हमारे बेनिफिट मतलब फ़ायदे के लिए होंगे, हमारे बेनिफिट के लिए होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है, उसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। इसे ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, काला कानून भी बोलते हैं,
ब्लैक एक्ट या ब्लैक लॉ भी बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं। इसमें बोला गया जो भी नेशनलिस्ट, जो भी राष्ट्रवादी ब्रिटिश एम्पायर की स्कीम से ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट जाएगा, विद्रोह करेगा, उसको बिना अपील बिना दलील जेल में बंद कर दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। समझ पा रहे होंगे, इसको काला कानून बोला गया। इसके तहत अंग्रेजों ने एक बिल बनाया, बिल लेके आया, पास करा के कानून बनाया और बोला 1919 में, क्योंकि लोग हेल्प किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, लोग को उम्मीद था इंग्लैंड जीतेगा तो हमको आज़ादी देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने सोचा अब लोग विद्रोह करेंगे, तो क्यों न विद्रोह करने से पहले एक ऐसा एक्ट बना देते हैं, एक ऐसा कानून बना देते हैं जिसके दायरे में सबको हम अंदर करके अच्छे से कुटाई कर दें, और जो नेशनलिस्ट की फीलिंग उसको क्या करें, सप्रेस कर दें, दबा दें, उन्हें राइज ना होने दें। तो उन्होंने यही किया। द एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू द इम्प्रिजन एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। तो भी ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करेगा, चुनौती देगा, अगेंस्ट जाएगा, उसको 2 साल बिना ट्रायल के हम क्या करेंगे, बिना ट्रायल के हम क्या करेंगे, उनको जेल में बंद कर देंगे और उनके साथ अत्याचार लाइक शोषण मारा पीटा जाएगा। महात्मा गांधी केम आउट विद द रॉलेट सत्याग्रह इन 1919। महात्मा गांधी जब इसको लेके आते हैं, इसको जब देखते हैं तो कहते हैं तो सारा अन्याय है, ये गलत है, ऐसा कानून तो होना नहीं चाहिए, तो ब्लैक कानून है। गांधी जी इसके विरोध में जाते हैं, गांधी जी इसका विरोध करते हैं, पूरे ऑल इंडिया में विरोध किया जाता है, लोग नारे लगाते हैं, शॉप्स वर क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी जाती हैं, रैली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पीपल वेंट टू स्ट्राइक्स, लोग धरना पे जाते हैं। इसको लेकर पूरे देश में एक माहौल गर्म हो जाता है और रॉलेट एक्ट को वापस करो के नारे लगते हैं। जगह जगह लोग रैली बना के इसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। इसी में एक इंसिडेंट होता है, आगे देखेंगे। रॉलेट एक्ट में टू क्रश द मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज द मार्शल लॉ। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब लगा भाई अब ये जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों का जो मूवमेंट है, लोगों का जो प्रदर्शन है, अब तो काफ़ी हैवी हो रहा है, अभी तो हमारे हाथ से निकल रहा है। जहाँ हाथ से निकल रहा है वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, सैनिक कानून थोप दिया, जहाँ पे लोगों को जबरदस्ती एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। जनरल डायर टू कमांड ऑन द डे ऑफ 13 अप्रैल 1919 बैसाखी फेयर वॉज ऑर्गेनाइज इन जलियांवाला बाग, अमृतसर। बेसिक समझा देता हूँ। पंजाब में एक शहर है अमृतसर, वहाँ पे 2 नेता थे, सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतसर काफ़ी पॉपुलर नेता थे, दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया रॉलेट एक्ट के तहत। तो लोगों ने अपना विरोध दिखाने के लिए, लोगों ने इनको रिलीज कराने के लिए लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। जो 13 अप्रैल का टाइम है, जलियांवाला बाग में मेला लगता है, बैसाखी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत बड़ा बाग और बगीचा था। लोग वहाँ पे इकट्ठा होना चाहते थे, गवर्नमेंट को दिखाना चाहते थे, मासेस की पावर दिखाना चाहते थे। लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जनरल डायर को मालूम हो जाता है, तो कोई उड़ते उड़ते खबर दे देता है जनरल डायर को जो वहाँ पे विद्रोह होने वाला है, वहाँ पे लोग बगावत करने वाले हैं। और चूंकि जलियांवाला जो होता है One minute students, something problem is that मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे स्लाइड लेके आपको। हाँ देखिए, ये मान लीजिए आपका जलियांवाला का बाग होता है, जाने और आने का एक ही रास्ता था पतला सा, इसमें लोग भीड़ लगाए होते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको लेके लोग लगाए होते हैं और मेला लगा होता है, थाउजेंड्स के लोग में इकट्ठा हुए होते हैं। जनरल डायल को मालूम चलता है, जनरल डायर पूरे आर्मी और बटालियन के साथ जाता है, इस रास्ते को क्या करता है, क्लोज कर देता है और अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। और इतनी गोलियां चलती है, इतने इनोसेंट और बेगुनाहगार लोग मारे जाते हैं, पूरा देश इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और ये नरसंहार, ये जो मैसेक्री है पूरे वर्ल्ड में 13 अप्रैल को इंडिया में हुआ था, जलियांवाला बाग में हुआ था 1919 में। और इस तरह पूरे वर्ल्ड में एक विभत्स कांड जलियांवाला बाग मैसेक्री के नाम से जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। हज़ारों लोग मारे गए, बट ब्रिटिश ने इसका जांच पड़ताल किया तो लगभग 300-400 के आसपास मारे गए, ऐसा उन्होंने दिखाया। बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड बाय द जनरल डायर इन द जलियांवाला बाग इन 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल को 1919 में हज़ारों लोग मारे गए थे। ये जलियांवाला बाग का इंसिडेंट था।
क्वेश्चन आ जाता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के पीछे बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड यही था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, और सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजी गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार कर लिया था बिना किसी कारण के। तो लोग 13 अप्रैल बैसाखी का मेला था, लोग सोचे वहाँ पे हम लोग मेला भी कर लेंगे और इस इशू को लेकर हम थोड़ा सा बात भी कर लेंगे। दैट्स वाई लोगों ने बता दिया, लोगों को किसी न किसी तरह जनरल डायर के पास ये खबर गई यहाँ पे विद्रोह होने वाला है, तो वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया गया। इस प्रकार जलियांवाला जो इंसिडेंट था पूरे वर्ल्ड में और हमारे इतिहास में एक काला धब्बा बन के रह गया ब्रिटिश एम्पायर के। बोला गया, कुछ लोग बोलते हैं 300-400 के आसपास लोग मारे गए, बट रियलिटी कुछ और था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड। ठीक है। ऑन द डे ऑफ 30 अप्रैल 1919 बैसाखी फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द जलियांवाला बाग इन अमृतसर। जनरल डायर ऑर्डर टू क्लोज ऑल द एग्जिट गेट्स। जनरल डायर ऑर्डर दिया जितने भी बाहर जाने के रास्ते उनको बंद कर दिया जाए। ही ओपेंड फायर ऑन द क्राउड, भीड़ पे वो पूरे हावी हो गया। एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडियन डाइड, यहाँ पे देखिए हंड्रेड्स लिखा बट थाउजेंड्स वर डाइड। इंडियंस स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, दिस वायलेंस फोर्स टू स्टॉप द मूवमेंट। और अब जब ये कांड हो गया तब पूरे भारत की जो जनता थी कंट्रोल खो दी और सरकारी बिल्डिंग, अंग्रेजों के आवास पे लोग अटैक करने लगे, तोड़ने लगे और अपने गुस्सा को दिखाने लगे। बहुत ही भयानक मंजर था। यहाँ पे देख सकते होंगे जलियांवाला बाग का ये दृश्य है। किसी चित्रकार ने इसे अपने चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया उस नरसंहार को, कैसे लोग निहत्थे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और निहत्थे लोगों पे इस जनरल डायर का ये जो कुकर्म है यहाँ पे दिखाया गया है। बुलेट मार्क्स जाएंगे जलियांवाला बाग में, आज एक स्पॉट हो गया है। भारत सरकार इसको अच्छे से बना दी है, बट फिर भी जो गोली के जो निशान इस पे हैं आज भी हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मार्क किया गया है, आपको देखने को मिलेंगे। देशभक्ति नेशनलिज्म का वहाँ पे जीता जागता स्वरूप है। कैसे निहत्थे बेगुनाहगार लोग को वहाँ पे हज़ारों लोग को जान से मार दिया गया जनरल डायर का एक आदेश से। तो आप यहाँ तक चंपारण तक समझोगे, सत्याग्रह समझ लिए होंगे, अहमदाबाद मिली स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह ये समझ लिए होंगे, साथ साथ आपने रॉलेट एक्ट समझा, साथ साथ जलियांवाला इंसिडेंट भी समझा। अब आते हैं नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। क्या? असहयोग आंदोलन। देखिए अब मैं कहानी बता के चलता हूं। जब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया, गांधी जी, बड़े बड़े लीडर्स, सब लोगों ने अंग्रेज़ों की जितनी हो सकी उतनी भर्त्सना की, उनको लेके अपने जो उपाधियाँ जो उनको मिले थे वो सारे के सारे लौटा दिए गए, जो जो अवार्ड मिला था सब के सब उनको लौटा दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। अब गांधी जी को कंट्रोल नहीं हुआ। गांधी जी क्या, अब मैं एक बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे मैं एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूँ, ब्रिटिश एम्पायर को दिखाना चाहता हूँ हमारे पास क्या पावर है और हमें क्या चाहिए। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, असहयोग आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। और गांधी जी की एक बुक है 1902 या 1906 की किताब है, 1902 या 1905-06 के आसपास महात्मा गांधी एक बुक लिखे हैं, उस बुक का नाम है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी उस बुक में बोले थे ब्रिटिश एम्पायर हम पे राज इसलिए कर पा रही है क्योंकि हम उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर एबल टू गवर्न ऑन ओवर अस। ब्रिटिश एम्पायर इसलिए हम पे राज कर रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस दिन हम कोऑपरेट करना बंद कर दिए वो हम पे राज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बस सबसे पहले हमें उनके साथ नॉन कोऑपरेट करना होगा, कोऑपरेशन छोड़ना होगा, तब जाके हमें क्या मिलेंगी, तब जाके हमें उनसे मुक्ति मिलने के जो रास्ते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट हमें नॉन कोऑपरेट करना होगा, कोऑपरेशन नहीं करना होगा। और इसी को गांधी जी ने जो बुक में लिखा था हिंद स्वराज, उसी को इंडिया में अप्लाई करते हैं 1920 के डिकेड में, 1920 के डिकेड में स्टार्ट करते हैं। और उसी समय एक और इंसिडेंट काफ़ी ट्रेंड में चल रहा होता है, यूँ कह लीजिए, या काफ़ी उस समय वही था खिलाफत मूवमेंट का। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार, चूँकि इंग्लैंड जीत गया था तो उसमें टर्की हार गया था, तो टर्की हारने के बाद टर्की को बांट दिया गया था, टुकड़ों में बांट दिया गया था। और टर्की के जो खलीफा थे, वो उसके जो धर्म गुरु थे, पूरे इस्लामिक जगत के लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, एज अ धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंस होता था। तो लोगों ने कहा हमारे खलीफा को जो तुम हटाए हो उनको अगेन रिस्टोर करो उनके सिंहासन पे, और जो टर्की को जो बांटे हो टुकड़ों में उसको रीस्टेब्लिश करो, जैसे पहले था उसको करो। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया।
तो मुसलमान, इंडिया के मुसलमान, इनफैक्ट मलेशिया इंडोनेशिया के सारे मुसलमान गुस्से में आ गए और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट, खलीफा को हटाने के खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि खलीफा को अंग्रेजों ने हटाया था तो उसको लेकर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था और सोचा जितना हो सकेगा अपने इस मुसलमान भाइयों को लेकर चलेंगे। और गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की बात कर रहे थे। तो गांधी जी को लगा भाई दिस इज द गोल्डन पीरियड, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मर्ज द हिंदूज एंड मुस्लिम इन दिस मूवमेंट। गांधी जी लगा, अगर मुसलमानों को और हिंदू को अगर हम इस मूवमेंट में एक कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन के माध्यम से, तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ब्रिटिश एम्पायर पे हम प्रेशर बना देंगे और हमें बहुत जल्दी ही स्वराज मिल जाएगा, उसके बाद आज़ादी हमें मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने गांधी जी को बोला, गांधी जी पॉलिटिक्स में आप रिलीजन ना एंट्री कराएं, पॉलिटिक्स में जहाँ पे धर्म आता है वहाँ से पतन स्टार्ट होता है। गांधी जी इग्नोर किए, बहरहाल वो अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। बट गांधी जी किसी तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते, खिलाफत दोनों मर्ज करके चलाया जाता है और 1 साल काफ़ी भयंकर चलता है, काफ़ी भयंकर चलता है। अंग्रेजी सरकार की बेस हिल जाती है, नींव हिला देते हैं महात्मा गांधी और खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स दोनों मिलकर हिला देते हैं। बट 1922 में जाके फैब का महीना होता है, 4 फरवरी 1922, आप जानते होंगे चौरी चौरा जो हमारे देवरिया जिला का पार्ट था, वहाँ पे भीड़ उग्र हो जाती है, पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है, बहुत सारे पुलिस 20-22 पुलिसकर्मी उसमें जल के डेथ मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, यूँ कह लीजिए। उसमें कुछ ब्रिटिश वाले भी होते हैं, कुछ इंडियंस वाले भी होते हैं। गांधी जी से क्षुब्ध हो जाते हैं, गांधी जी परेशान हो जाते हैं, भाई मैं तो नॉन वायलेंस का पुजारी हूँ, मैं तो अहिंसा को मानता हूँ, बट लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, यहाँ पे हिंसा कर दिया, अब यह मूवमेंट मेरे हाथ से निकल रहा है। अब गांधी जी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। 1922 की बात होती है और पूरा माहौल पूरा का पूरा जो गर्म हुआ था ब्रिटिश एम्पायर को हटाने का, वो माहौल ठंडा हो गया। क्योंकि गांधी जी स्टार्ट करने से पहले बोले थे इस मूवमेंट को आप लोग सपोर्ट कीजिए, 1 साल के अंदर हम स्वराज आपको नहीं दे देंगे तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। गांधी जी ने उस मूवमेंट को कैंसिल कर दिया क्योंकि गांधी जी को लगा अब ये मूवमेंट हमारे हाथ से, अहिंसा के हाथ से निकल के हिंसाओं के हाथ में जा रही, जो हिंसा कर रहे हैं, और जहां हिंसा होगा वहां पे अंग्रेजों को हमारे मूवमेंट को सप्रेस करने का मौका मिल जाएगा, अंग्रेजों को हमारे मूवमेंट को दबाने का मौका मिल जाएगा। दैट्स वाई गांधी जी ने वापस कर लिया। तो देखते हैं क्या था। गांधी जी रोट अ बुक हिंद स्वराज, देखिए लिखे किताब, इन विच ही रोट दैट इफ इंडियंस started non cooperate with the Britishers then India will be independent in 1 year। गांधी जी ने कहा था अगर भारत के लोग अंग्रेजों के साथ नॉन कोऑपरेट कर दे तो भारत 1 साल में आज़ाद हो जाएगा। टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर गांधी जी मेट मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ऑलरेडी बताएं दोनों भाइयों से मिलते हैं और क्या करते हैं, फर्दर द मूवमेंट वॉज रीनेम्ड द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। और वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और खिलाफत मूवमेंट, दोनों को हम क्या करेंगे, मर्ज करके लेके चलेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हिंद स्वराज उनके बुक का फर्स्ट आपका पृष्ठ है, आप देख सकते होंगे। बाकी यहाँ पे डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के दौरान अलग अलग लोगों ने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान अलग अलग लोग कैसे उसको लेते थे। ठीक है, इसको अगले स्लाइड में हम बात देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लेक्चर देख लिए होंगे, अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे और साथ साथ जो भी क्वेरीज होगा आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल यूट्यूब पे जो हमारे चैनल TSBC को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और अधिक से अधिक हमारे चैनल के लिंक को शेयर करेंगे, सो दैट हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। TSBC आप जानते हैं, और हमारा गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, आप उसे जाएंगे डाउनलोड करेंगे और उसके भी लिंक को शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।